हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने लास्ट लेक्चर में आईसीएसई बोर्ड क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया, जिसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। फर्स्ट चैप्टर है पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। इसका फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, सोर्सेज पढ़ लिए, रेनेसेंस, रिफॉर्मेशन, वॉयेजेस एंड डिस्कवरीज, ये सभी टॉपिक हमने फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लिए हैं। आज के इस लेक्चर में इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है और इसमें हम ये बाकी के रिमेनिंग टॉपिक्स हमारे कंप्लीट कर लेंगे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, मेजर इन्वेंशंस एंड इम्पेरियलिज्म। ठीक है, तो प्लीज़ 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 ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसे लगा। एंड आपको और कोई अदर कंटेंट चाहिए हमारे थ्रू, आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए विद क्लास एंड चैप्टर ज़रूर बताइएगा, और चैप्टर का नेम भी। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है ना, अलग अलग स्कूल्स में चैप्टर्स ऊपर नीचे हो जाते हैं कई बार, तो ऐसे थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आप चैप्टर का नेम और क्लास ज़रूर बताइएगा। वैसे आपको हमारे चैनल पर 7th क्लास का कंटेंट भी बहुत सारा मिल जाएगा। उसकी 7th की हमने बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी सभी कंप्लीट कर दी हैं। 8th क्लास की भी चल रही हैं हमारे सब्जेक्ट्स, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। 9th का भी हमने फिजिक्स स्टार्ट कर दिया है। अगर आपकी कोई एल्डर सिस्टर ब्रदर हैं, रिलेटिव्स में हैं, तो प्लीज़ उन्हें हमारे चैनल रिकमेंड कीजिए। और 9th क्लास की भी कोई अदर सब्जेक्ट उन्हें चाहिए तो वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आगे का पार्ट हम इस चैप्टर का स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें पढ़ना है आज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से। सो गाइज, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें थिंक एंड डू के क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, तो आई होप आप सभी ने किया है। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, आई वॉज एन इटालियन सेलर सर्व फॉर स्पेन। मैं एक इटालियन सेलर हूँ और जिसने स्पेन के लिए सर्व किया था, यानी कि स्पेन की हेल्प करी थी। तो किसने थी करी थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। आई वॉज अ पोर्टुगीज सेलर हु रीच टू केप ऑफ गुड होप। मैं एक पोर्टुगीज सेलर था जो केप ऑफ गुड होप पर पहुंचा। कौन पहुंचा था? बार्थोलोम्यू डियाज। एंड इट वॉज कैप्चर्ड बाय टर्क्स इन 1453 CE। 1453 CE में टर्क्स के द्वारा कौन सी कंट्री को कैप्चर किया गया था, कौन सी कंट्री को अपने कब्जे में किया गया था? कॉन्स्टेंटिनोपल। तो ये क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। आगे अब हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। द डिजायर टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एट लो कॉस्ट टू मेक हायर प्रॉफिट्स लेड टू द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड फर्दर ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म। एक जो इच्छा थी लोगों में कि ज़्यादा सामान, गुड्स यानी ज़्यादा सामान प्रोड्यूस किया जाए लो कॉस्ट पे, ताकि ज़्यादा प्रॉफिट्स बन सके। इस डिज़ायर की वजह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का लेड हुआ, यानी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का राइज हुआ। और जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई तो उससे कैपिटलिज्म का ग्रोथ हुआ। कैपिटलिज्म क्या होता है? एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम डोमिनेटेड बाय कैपिटलिस्ट्स। एक ऐसा सिस्टम जो कैपिटलिस्ट के द्वारा डोमिनेटेड रहता है, कैपिटलिस्ट उसमें ज़्यादा होते हैं। ठीक है, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगेन इन इंग्लैंड इन अबाउट CE 1750। जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था वो इंग्लैंड में अबाउट CE 1750 में स्टार्ट हुआ था। इट वॉज देन दैट मशीन्स बिगेन टू टेक ओवर सम ऑफ द वर्क ऑफ मैन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज़। उसी टाइम पर क्या हुआ था? मशीन्स आने लगी थी। मशीन्स का यूज़ करके कुछ लोग जो थे वो गुड्स और कमोडिटीज़ प्रोड्यूस करने लगे थे। दैट इज़ वाई, इसीलिए वी ऑफन से दैट, हम कभी कभी कहते हैं दैट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाज द बिगिनिंग ऑफ अ मशीन एज, कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था तो उस टाइम को हम मशीन एज भी बोलते हैं। मशीन का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था, मशीन से लोगों ने काम करना शुरू कर दिया था। ऑफ कोर्स देयर वर मैनी मशीन्स इन यूज़ बिफोर 1750, लेकिन 1750 से पहले भी बहुत सारी मशीन्स थी जिन्हें यूज़ किया जाता था। द प्लो, एयर पंप, प्रिंटिंग प्रेस एंड स्पिनिंग व्हील आर ओनली अ फ्यू ऑफ द मैनी एग्जाम्पल्स दैट कुड बी लिस्टेड। CE 1750 से पहले कुछ मशीन्स जैसे प्लो, एयर पंप, प्रिंटिंग प्रेस एंड स्पिनिंग व्हील कुछ उसके एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें लिस्ट कर सकते हैं। बट आफ्टर 1750 न्यू इन्वेंशंस, बट 1750 के बाद न्यू इन्वेंशंस आने लगी, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी खोज होने लगी नई नई चीज़ों की। एंड दे वर ऑफ अ काइंड दैट ब्रॉट मोर रैपिड चेंजेस इन पीपल्स लाइव्स। क्या? और वो जो इतने सारे इन्वेंशंस आने लगे ना, उन इन्वेंशंस की वजह से बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगे लोगों की ज़िंदगियों में। द गिल्ड सिस्टम हैड गिवन वे टू द डोमेस्टिक और द पुटिंग आउट सिस्टम। जो गिल्ड सिस्टम था, गिल्ड मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल विद सिमिलर इंटरेस्ट। गिल्ड सिस्टम यानी कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ग्रुप होता था लोगों का जिनका मेन मोटिव रहता था, एक ही सेम मोटिव रहता था। तो गिल्ड सिस्टम ने एक रास्ता दिया डोमेस्टिक या फिर पुटिंग आउट सिस्टम को। इन द 18th सेंचुरी में द डोमेस्टिक सिस्टम हैड बिकम ऑब्सोलीट। डोमेस्टिक सिस्टम ऑब्सोलीट हो गया था। ऑब्सोलीट में समथिंग विच इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, ये आगे और यूजफुल नहीं रहा था डोमेस्टिक सिस्टम। इट स्टार्टेड गिविंग वे टू अ न्यू सिस्टम कॉल्ड द फैक्ट्री सिस्टम। अब डोमेस्टिक सिस्टम की जगह लोगों ने फैक्ट्री सिस्टम को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, यानी कि डोमेस्टिक सिस्टम में क्या था? घर से सामान बनाना। ठीक है,
फैक्ट्री सिस्टम आने लगा फिर, यानी कि फैक्ट्री से सामान बनने लगा। इन प्लेस ऑफ सिंपल टूल्स एंड द यूज़ ऑफ एनिमल एंड मैनुअल पावर, न्यू मशीन्स एंड स्टीम पावर केम टू बी इंक्रीजिंगली यूज्ड। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में फिर क्या हुआ, सिंपल टूल्स और एनिमल्स और मैनुअल पावर यानी कि ह्यूमन बींग्स की पावर, एनिमल्स की पावर को यूज़ करने की जगह नई नई मशीन्स और स्टीम पावर का यूज़ किया जाने लगा और बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंगली इसका यूज़ किया जाने लगा। मैनी न्यू सिटीज़ स्प्रैंग अप, बहुत सारी नए नए शहर आए इस चीज़ में। आर्टिसंस एंड डिस्पोजेस पीजेंट्स वेंट देयर टू वर्क, और बहुत सारे पीजेंट्स, आर्टिसंस और बहुत सारे शहरों से लोग आकर यहाँ पर काम करने लगे जहाँ पर इंडस्ट्रीज का सेटअप होने लगा। प्रोडक्शन वॉज नाउ कैरीड ऑन इन अ फैक्ट्री, प्रोडक्शन जो हो रहा था अब एक फैक्ट्री में हो रहा था, यानी कि पहले वर्कशॉप्स घर पर ही लगाई जाती थी, पहले डोमेस्टिक वर्क होता था, लेकिन अब फैक्ट्री में होने लगा, मशीन्स की हेल्प से होने लगा। सिंपल टूल्स की जगह मशीन्स की हेल्प से काम होने लगा था। फैसिलिटीज़ फॉर प्रोडक्शन वर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय कैपिटलिस्ट्स। कैपिटलिस्ट क्या करते थे, जो प्रोडक्शन के लिए जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए, कुछ सामान बना रहे हैं, कोई गिल्ड सिस्टम कोई सामान बना रहा है तो उसके प्रोडक्शन के लिए जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए, उसको ऑन कौन करता था, उसका मालिक और उसका मैनेजर होता था कैपिटलिस्ट, जो उसको फंड देता था। द पीपल विद मनी टू इन्वेस्ट इन फर्दर प्रोडक्शन, कैपिटलिस्ट कौन होते थे, वो लोग जो आगे और अच्छा प्रोडक्शन करवाने के लिए मनी इन्वेस्ट करते थे, अपना पैसा इन्वेस्ट करते थे। एवरीथिंग रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन वॉज प्रोवाइडेड बाय द कैपिटलिस्ट फॉर द वर्कर्स हु वर ब्रॉट टुगेदर अंडर वन रूफ। कुछ भी चीज़ की, जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी प्रोडक्शन के लिए, तो उस चीज़ को प्रोवाइड करवाते थे कैपिटलिस्ट उन वर्कर्स के लिए जिन्हें एक साथ इकट्ठा करके एक रूफ के नीचे लाया गया था। ठीक है, यानी कि एक ही फैक्ट्री में काम करने के लिए लाया गया था, तो उनके लिए जो भी सामान चाहिए उस प्रोडक्शन को करने के लिए वो कैपिटलिस्ट देता था। एवरीथिंग बिलोंग टू द ऑनर ऑफ द फैक्ट्री इंक्लूडिंग द फिनिश प्रोडक्ट एंड वर्कर्स वर्क फॉर वेजेस। हर चीज़ उस फैक्ट्री के ऑनर से यानी कि उस कैपिटलिस्ट से बिलोंग करती थी, उसकी होती थी। जो भी फिनिश प्रोडक्ट बना वो भी, और जो वर्कर्स काम कर रहे हैं सैलरी पर वो भी, सब ऑनर के होते थे। इस सिस्टम को फैक्ट्री सिस्टम बोला गया विच ब्रॉट अबाउट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इससे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। द अर्ली फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म वॉज नाउ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। जो पहले फॉर्म थी ना, जो पहले तरीका था कैपिटलिज्म का, अब वो बन गया था इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। ठीक है, तो ये था आपका गाइस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। आगे बोल रहा है व्हाई डिड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगिन इन इंग्लैंड। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो था इंग्लैंड में कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ। इंग्लैंड इन द 18th सेंचुरी वॉज इन द मोस्ट फेवरेबल पोजीशन फॉर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। 18th सेंचुरी में जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने के पॉइंट पर वो एक उसकी फेवरेबल पोजीशन पर था, यानी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने के लिए जिस भी चीज़ों की ज़रूरत है वो उसके पास थी। क्या पॉइंट्स हैं, through the overseas trade including trade in slaves, it had accumulated vast profits which could provide the necessary capital. In the trade rivalries of European countries, it had emerged as an unrivaled power. अब ओवरसीज़ ट्रेड होता था, इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड होता था, तो उसमें उस ओवरसीज़ ट्रेड में स्लेव्स के साथ भी ट्रेड होता था, यानी कि उनके जो अंडर कंट्रीज़ थी उनमें भी ट्रेड होता था। तो इससे बहुत सारा प्रॉफिट उनके पास एक्यूमुलेट हो गया था, इकट्ठा हो गया था, जिससे उन्हें जो भी कैपिटल ज़रूरी है ना इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए वो उन्हें मिलता था। ठीक है, और जो यूरोपियन कंट्रीज़ की ट्रेड राइवलरीज हैं, जो ट्रेड में उनके अगेंस्ट थी, इट हैज़ इमर्ज्ड एज एन अनराइवल्ड पावर। ठीक है, और उसका मुकाबला कोई नहीं कर पाया था, इंग्लैंड का मुकाबला कोई नहीं कर पाया था। इट हैड एक्वायर्ड कॉलोनीज विच एंश्योर्ड अ रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स। ये जो इंग्लैंड था ना, इसके पास इतनी अच्छी कॉलोनीज़ यानी कि इतनी अच्छी सिटीज़ थी जहाँ से रॉ मटेरियल्स, जो भी प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल चाहिए ना, वो आसानी से उन्हें मिल जाता था, उसकी रेगुलर सप्लाई उन्हें मिल जाती थी। आफ्टर द डिसअपियरेंस ऑफ सर्फडम यानी कि सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम इन विच पीजेंट्स वर टाइड टू द लैंड, यानी कि सर्फडम एक ऐसा सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम था जिसमें जो पीजेंट्स हैं यानी कि जो मजदूर हैं वो लैंड से ही बंधे हुए रहते थे अपने। तो ये सर्फडम वाला सिस्टम डिसअपियर हो गया था, ख़त्म हो गया था। पीपल वर नो लॉन्गर टाइड टू द लैंड, लोग जो थे वो अपने लैंड से ज़्यादा बंधे हुए नहीं थे। एंड वर फ्री टू टेक टू एनी जॉब दे कुड फाइंड, यानी कि बंधे हुए से मतलब है कि यानी कि ये नहीं था कि उन्हें अपनी ही ज़मीन पर काम करना है। अब वो फ्री हो गए थे इस चीज़ से कि अपनी ज़मीन पर काम नहीं कर सकते, मतलब उनकी मर्ज़ी होती थी कि उन्हें जहाँ भी जॉब मिल रही है वो काम वहाँ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि उन्हें अपनी ज़मीन पर ही काम करना है। ठीक है, द एनक्लोजर मूवमेंट हैड बिगन इन 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में एनक्लोजर मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। मीन्स इसमें क्या हुआ, बिग लैंड ओनर्स वांटेड टू कंसोलिडेट देयर लार्ज लैंड होल्डिंग्स। जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे ना, वो अपनी बड़ी बड़ी लैंड होल्डिंग्स को कंसोलिडेट करना चाहते थे, यानी कि इस प्रोसेस में वो क्या करते थे, स्मॉल पीजेंट्स हु हैड स्मॉल होल्डिंग्स इन लैंड वर आउस्टेड। क्या इस प्रोसेस में जो स्मॉल पीजेंट्स हैं उनकी जो इसकी कौन से स्मॉल पीजेंट जिनके पास
लैंड का थोड़ा थोड़ा पार्ट इकट्ठा हुआ है, उन्हें आउस्ट कर दिया जाता था, एंड अ लार्ज आर्मी ऑफ लैंडलेस अनएम्प्लॉयड पीपल वर क्रिएटेड। यानी कि और एक बड़ी सी आर्मी ऐसे लोगों की बनाई जाती थी जिनके पास लैंड नहीं है और अनएम्प्लॉयड है। सो देयर वॉज नो शॉर्टेज ऑफ लेबर पावर टू वर्क इन दी फैक्ट्रीज। इसलिए उन्होंने ऐसे लोगों को अपने अंडर कर लिया था जिनके पास लैंड नहीं है और जिनके पास जॉब नहीं है। तो ऐसे लोगों के इकट्ठा करने की वजह से उनके पास लेबर पावर की कोई शॉर्टेज नहीं थी और जो फैक्ट्रीज़ में काम कर सके। एज अ रिजल्ट ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ 17th सेंचुरी के रिवॉल्यूशन की वजह से स्टेबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हैड बीन स्टैब्लिश्ड। गवर्नमेंट का एक स्टेबल सिस्टम बन गया था, स्टैब्लिश हो गया था, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं था वो बार बार गवर्नमेंट चेंज हो रही है या उनका सिस्टम चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं था। तो ये जो स्टेबल सिस्टम बना था ना गवर्नमेंट का, विच वॉज नो लॉन्गर अंडर द डोमिनेशन ऑफ द फ्यूडल क्लासेस के अंडर नहीं था ये जो स्टेबल सिस्टम बना था गवर्नमेंट का। कमर्शियल क्लासेस हैड एक्वायर्ड मोर पॉलिटिकल पावर। कमर्शियल क्लासेस के पास ज़्यादा पॉलिटिकल पावर थी, एंड देयर वाज नो डेंजर ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, और इसका कोई खतरा नहीं था कि गवर्नमेंट उनके काम में क्या करेगी, इंटरफेयर करेगी, बाधा डालेगी। इंग्लैंड हैड प्लेंटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक आयरन एंड कोल एसेंशियल फॉर इंडस्ट्रीज। इंग्लैंड के पास काफ़ी अच्छे अमाउंट में नेचुरल रिसोर्सेज थे, जैसे आयरन और कोल जो इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़रूरी होते हैं। द सोर्सेज ऑफ आयरन एंड कोल एग्जिस्टेड साइड बाय साइड, और आयरन एंड कोल का जो सोर्स है ना वो साइड बाय साइड उनके पास था, पास में ही था। एंड दिस सेव्ड इंग्लैंड फ्रॉम मैनी डिफिकल्टीज देन अदर कंट्रीज फेस्ड। और आयरन कोल के सोर्सेज पास होने की वजह से इंग्लैंड जो है वो अदर बहुत सारी डिफ़िकल्टीज से बच गया। जो दूसरी कंट्रीज़ ने डिफ़िकल्टीज फेस करी थी ना, उस चीज़ से इंग्लैंड बच गया था क्योंकि उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज थे। इंग्लैंड डेवलप्ड अ लार्ज शिपिंग इंडस्ट्री एंड हैड नो प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इंग्लैंड ने एक बहुत बड़ी शिपिंग इंडस्ट्री डेवलप करी और उसके पास ट्रांसपोर्टेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उसे, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस थे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में ही क्यों शुरू हुआ, ठीक है। नो अदर कंट्री इंजॉयड ऑल दीज एडवांटेजेस इन दिस पीरियड। और जब ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता तो इस पीरियड में किसी और कंट्री ने ये एडवांटेजेस इंजॉय नहीं किए थे, यानी कि उनके पास ये एडवांटेजेस नहीं थे। सम सफर्ड फ्रॉम अ लैक ऑफ कैपिटल, यानी कि कुछ कंट्रीज़ के पास कैपिटल नहीं था जो ज़रूरी है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए, पैसा नहीं था। कुछ के पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं थे, एंड सम फ्रॉम एन अनफेवरेबल पॉलिटिकल सिस्टम, और किसी कंट्री के पास तो पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा नहीं था। दीज फैक्टर्स मेड इंग्लैंड अ नेचुरल प्लेस फॉर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टू बिगिन। तो इन्हीं फैक्टर्स की वजह से इंग्लैंड एक अच्छी जगह मानी गई जहाँ से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। तो आई होप आपको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन समझ में आ गया। हम इस पीरियड के कुछ बड़े बड़े इन्वेंशंस के बारे में पढ़ते हैं, मेजर इन्वेंशंस। जेम्स हारग्रीव्स इन्वेंटेड अ मशीन कॉल्ड स्पिनिंग जेनी विच स्पीडेड अप स्पिनिंग, ठीक है। जेम्स हारग्रीव्स ने एक मशीन का इन्वेंशन किया था, खोज करी थी, जिसका नाम था स्पिनिंग जेनी। और इससे क्या हुआ, जो स्पिनिंग का काम होता ना वो स्पीड अप हो गया, बहुत जल्दी इसमें काम होता था। आर्कराइट अडेप्टेड दिस मशीन फॉर रनिंग विद वाटर। आर्कराइट दूसरे इन्वेंटर थे, उन्होंने इस मशीन को यूज़ करके ऐसी मशीन बनाई फॉर रनिंग विद वाटर जो पानी से चलेगी। क्रॉम्पटन इन्वेंटेड म्यूल, कंबाइंड द एडवांटेजेस ऑफ द मशीन्स इन्वेंटेड बाय हारग्रीव्स एंड आर्कराइट। क्रॉम्पटन एक इन्वेंटर थे, उन्होंने क्या किया, म्यूल बनाया। उन्होंने म्यूल में क्या था, उन्होंने जो हारग्रीव्स एंड आर्कराइट के जो भी एडवांटेजेस थे ना उनकी मशीन्स को उसको कंबाइन करके एक बड़ा बना दिया, म्यूल। दीज थ्री इन्वेंशंस अलोन मेड इट पॉसिबल फॉर इंग्लैंड टू प्रोड्यूस थ्रेड दैट वाज फाइनर एंड चीपर देन एनी दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर्स और विद अदर ओल्डर टेक्निक्स। तो ये जो तीनों खोज हुई, कौन कौन सी, सबसे पहले जो स्पिनिंग जेनी बना जो जेम्स हारग्रीव्स ने बनाया था, उसके बाद आर्कराइट ने मशीन बनाई थी एक दूसरी, क्रॉम्पटन ने म्यूल बनाया था। तो इन तीनों इन्वेंशंस की वजह से इंग्लैंड क्या हुआ, इंग्लैंड के लिए पॉसिबल हो पाया कि वो थ्रेड प्रोड्यूस करे जो बहुत ही पतला था धागा, ठीक है। थ्रेड मीन्स धागा, जो बहुत ही पतला धागा उन्होंने प्रोड्यूस किया और सस्ता धागा प्रोड्यूस किया था, ठीक है। जो दूसरे लोग बनाते थे ना और जिस टेक्निक से बनाते थे उससे ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा सस्ता उन्होंने इंग्लैंड ने प्रोड्यूस किया था थ्रेड। कार्टराइट इन्वेंटेड अ पावर लूम। कार्टराइट दूसरे इन्वेंटर थे जिन्होंने पावर लूम इन्वेंट किया था। दिस मशीन कुड बी रन बाय हॉर्सेज और ब्लॉक्स। ये जो मशीन थी पावर लूम, ये हॉर्सेज या ब्लॉक्स चला सकते थे। एंड लेटर जब बाद में क्या हुआ, व्हेन फैक्ट्रीज वर सेटअप, जब धीरे धीरे फैक्ट्रीज का सेटअप हो गया रिवर्स और कैनाल्स के आसपास, तो वाटर पावर का यूज़ किया जाने लगा इस मशीन को, पावर लूम को यूज़ चलाने के लिए, ठीक है। हॉर्स और ब्लॉक्स का यूज़ नहीं किया जाता था। बट इनफ रॉ कॉटन फॉर फीडिंग दीज मशीन्स वॉज नॉट स्टिल अवेलेबल बिकॉज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द फाइबर्स फ्रॉम द सीड्स वॉज वेरी स्लो। लेकिन इन मशीन्स को फीड करने के लिए, मतलब चलाने के लिए जो रॉ कॉटन की ज़रूरत होती है वो अब भी अवेलेबल नहीं था, क्योंकि फाइबर में से सीड्स में से फाइबर को अलग करने में बहुत ही टाइम लगता था, बहुत ही स्लो प्रोसेस था, इसलिए उनके पास रॉ कॉटन नहीं था।
1793 में एली विटनी एन अमेरिकन, एक अमेरिकन थे, हु इन्वेंटेड अ कॉटन गिन, जिन्होंने कॉटन गिन इन्वेंट किया था। दिस मशीन मेड इट पॉसिबल टू सेपरेट दी सीड्स फ्रॉम कॉटन 300 टाइम्स फास्टर देन बाय हैंड। जिन्होंने जो कॉटन गिन मशीन बनाई थी एली विटनी ने, तो इसकी वजह से कॉटन से कॉटन में से सीड्स को आसानी से और जल्दी 300 गुना ज़्यादा जल्दी क्या किया जा सकता था, अलग किया जा सकता था। इन 1760 में इंग्लैंड इम्पोर्टेड अबाउट 2 मिलियन किलोग्राम्स ऑफ कॉटन। इंग्लैंड ने लगभग 2 मिलियन किलोग्राम की कॉटन को इम्पोर्ट किया था। 1815 में अबाउट 50 मिलियन किलोग्राम्स करी थी इम्पोर्ट। 1840 में अबाउट 250 मिलियन किलोग्राम कॉटन उन्होंने क्या करा था, इम्पोर्ट किया था। Such a tremendous increase in raw cotton imports would not have taken place but for the invention of steam engine by James Watt. इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ उनके रॉ कॉटन इम्पोर्ट करने में, लेकिन इसका ज़्यादा अच्छा प्लेस नहीं रहा। लेकिन इस जो इतना सारा कॉटन इम्पोर्ट किया गया था, उसकी वजह से जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन का क्या किया, इन्वेंशन किया। ही इम्प्रूव्ड एंड अमेंडेड द स्टीम इंजन इन्वेंटेड बाय थॉमस न्यूकॉमन। थॉमस न्यूकॉमन ने जो स्टीम इंजन बनाया था ना, उसी के मॉडल पर उन्होंने थोड़ा सा उसे इम्प्रूव किया और उसमें थोड़े से चेंजेस किए और उन्होंने क्या बना दिया, स्टीम इंजन बना दिया। इट वॉज दिस मशीन दैट मेड इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस गुड्स ऑन अ रियली बिग स्केल। और इसी स्टीम इंजन वाली मशीन की ही वजह से सामान जो है ना, बहुत ही बड़े स्केल पर और जल्दी बन सकता था। मशीन्स रन बाय द मसल्स ऑफ मैन और एनिमल्स और बाय वाटर पावर कुड नॉट कम्पीट विद दोज ड्राइवन बाय द स्टीम इंजन। अब एक हो गया मशीन्स वो वाली जो मैन या एनिमल्स की मसल पावर से चलती है, एक मशीन्स हो गई जो वाटर पावर से चलती हैं और एक मशीन्स हो गई जो स्टीम इंजन से चलती हैं। तो स्टीम इंजन वाली बहुत फास्ट रन कर रही थी मशीन एज़ कम्पेयर टू दोज ड्राइवन बाय ह्यूमन और एनिमल पावर और बाय वाटर पावर। दिस इन्वेंशन रिवॉल्यूशनाइज प्रोडक्शन। इसी इन्वेंशन की वजह से प्रोडक्शन का बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशन हुआ प्रोडक्शन में, यानी कि प्रोडक्शन बहुत तेज़ होने लगा, जल्दी होने लगा। तो आपको यहाँ पर जेम्स वॉट ने जो स्टीम इंजन बनाया था ना, उसका मॉडल यहाँ पर शो किया हुआ है। आगे बोल रहा है विद स्टीम पावर अवेलेबल। जब स्टीम पावर अवेलेबल थी, देयर वाज अ डिमांड फॉर मोर मशीनरी। स्टीम पावर अवेलेबल थी तो और ज़्यादा लोग मशीन्स मांगने लगे। इंग्लैंड हैड प्लेंटी ऑफ आयरन एंड कोल टू मेक स्टील एंड मैन्युफैक्चर मशीनरी। तो इंग्लैंड के पास बहुत ज़्यादा अच्छे अमाउंट में आयरन एंड कोल था, जिससे वो स्टील बना सकते थे और मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स भी बना सकते थे। बट न्यू एंड चीपर वेज ऑफ प्रोसेसिंग आयरन हैड टू बी फाउंड। लेकिन कुछ नया तरीका ऐसा ढूंढना था जिससे आयरन को अच्छे से और ज़्यादा नए तरीके से और सस्ते तरीके से आयरन को प्रोसेस करके बनाया जा सके। डेवलपमेंट ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस। एक ब्लास्ट फर्नेस यानी कि एक भट्टी बनाई गई, उसका डेवलपमेंट हुआ। एंड लेटर बाद में द मेथड ऑफ टर्निंग लो ग्रेड आयरन इनटू स्टील। और जो मेथड था जिससे लो ग्रेड आयरन को स्टील में कन्वर्ट किया जा सकता था, इनेबल्ड द इंग्लिश इंडस्ट्रीज़ टू प्रोड्यूस स्टील चीपली। इसी वजह से जो इंग्लिश इंडस्ट्रीज़ थी, इंग्लैंड वाली इंडस्ट्रीज़ थी, वो स्टील चीपली बनाने लगी ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्ट फर्नेस। सो दे कुड हैव मोर एंड बेटर मशीन्स। इसलिए उनके पास ज़्यादा और अच्छी मशीन्स थी। इन 1814 में जॉर्ज स्टीफनसन डेवलप्ड स्टीम इंजन टू हॉल कोल फ्रॉम माइंस टू पोर्ट्स बाय रेलवेज। 1814 में जॉर्ज स्टीफनसन ने स्टीम इंजन बनाया जिससे कोल को माइन से निकाला जाता था। होल मीन्स टू पुल समथिंग हैवी विद अ कंटिन्यूस स्टडी मूवमेंट, यानी कि बहुत ही कंटिन्यूस लगातार स्टडी मूवमेंट की वजह से उनकी वजह से आसानी से वो कोल माइन से निकल जाता था। इन 1830 में द फर्स्ट रेलवे ट्रेन बिगेन टू कैरी पैसेंजर्स एंड फ्राइट फ्रॉम लिवरपूल टू मैनचेस्टर। 1830 में सबसे पहला रेलवे ट्रेन स्टार्ट हुई थी जो पैसेंजर्स को ले जाती थी एंड फ्राइट में सामान भी ले जाती थी ट्रेन या शिप के द्वारा लिवरपूल से मैनचेस्टर को। दीज इवेंट्स वर फॉलोड बाय अ ग्रेट वेव ऑफ रेल रोड कंस्ट्रक्शन इन इंग्लैंड एंड यूनाइटेड स्टेट्स। और इन सभी चीज़ों की वजह से एक बहुत ही बड़ी वेव आई जिससे रेल रोड कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ इंग्लैंड में और यूनाइटेड स्टेट्स में। द नीड टू ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स लेड टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ रोड्स एंड द डिगिंग ऑफ कैनाल्स इन इंग्लैंड एंड अदर कंट्रीज। अब एक ज़रूरत आई, उनकी नीड आई कि रॉ मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना है और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट बन चुके हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट करना है। इसकी वजह से रोड्स का इम्प्रूवमेंट किया जाने लगा और इंग्लैंड में और दूसरी कंट्रीज़ में कैनाल्स की खुदाई करी जाने लगी। मैक एडम डिवाइस द मेथड ऑफ मेकिंग पक्का और मैकेडमाइज्ड रोड्स। मैक एडम ने एक मेथड बनाया जिससे पक्का रोड या फिर मैकेडमाइज्ड रोड्स बनाई जाने लगी। टू एक्सपेंड फैसिलिटीज़ फॉर ट्रांसपोर्ट बाय वाटर मच चीपर देन ओवरलैंड, इंग्लैंड बिगेन कनेक्टिंग रिवर्स एंड लेक्स विद कैनाल्स। अब फैसिलिटीज़ एक्सपेंड करनी थी ट्रांसपोर्ट बाय वाटर की,
ताकि वो सस्ती हो जाए एज़ कम्पेयर टू ओवरलैंड इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड ने रिवर्स और लेक्स को कैनाल्स के साथ कनेक्ट करके वो थोड़ा क्या हो गया था, सस्ता हो गया था। यानी कि ट्रांसपोर्ट बाय वाटर को, इस फैसिलिटी को उन्होंने एक्सपेंड करने के लिए और सस्ता बनाने के लिए उन्होंने रिवर्स और लेक्स को कैनाल्स के साथ कनेक्ट करना शुरू कर दिया था इंग्लैंड ने। अब ये देखिए यहाँ पर लिख रहा है वीवर ऑफ लैंकैशियर। लैंकैशियर का एक बुनकर था आर्कराइट हु इन्वेंटेड वाटर फ्रेम, जिसने वाटर फ्रेम इन्वेंट किया था। इट प्रोड्यूस हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर यार्न देन दी स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी से भी ज़्यादा अच्छा वो हार्ड और स्ट्रॉन्ग यार्न प्रोड्यूस करता था। बट इट वॉज रन बाय वाटर पावर, बट ये वाटर की पावर से ही चलता था, इसलिए इसे घर में नहीं लगाया जा सकता था। अब वो ये इन्वेंशंस पढ़ ली हमने मेजर। अब हम पढ़ते हैं इम्पैक्ट क्या हुआ था, इसका इफेक्ट क्या पड़ा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हैड प्रोफाउंड इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी, इकोनॉमी एंड पॉलिटी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बहुत बड़े बड़े इफेक्ट्स देखे गए सोसाइटी, इकोनॉमी एंड पॉलिटी पर। इट लेड टू द राइज ऑफ कैपिटलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म विच इवेंचुअली रिजल्टेड इन 2 वर्ल्ड वॉर्स। इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से कैपिटलिज्म और इम्पीरियलिज्म इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से 2 वर्ल्ड वॉर्स हुए थे। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन रिजल्टेड इन मास प्रोडक्शन ऑफ अ वैरायटी ऑफ गुड्स विच कुड नॉट बी कंज्यूम्ड विद इन अ कंट्री। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से एक ही तरह का सामान बहुत ज़्यादा मास प्रोडक्शन होने लगा, बहुत ज़्यादा बनने लगा, बट वो जिसकी वजह से वो एक ही कंट्री में यूज़ नहीं हो पा रहे थे, वो सारा सामान इतना ज़्यादा बनने लगा था। सो द सरप्लस गुड्स हैड टू बी एक्सपोर्टेड ओवरसीज। इसलिए जो एक्स्ट्रा गुड्स बन जाते थे ना, उन्हें ओवरसीज़ एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ने लगी, विच लेड टू एक्विजिशन ऑफ कॉलोनीज इन एशिया एंड अफ्रीका। एक्विजिशन मीन्स होता है एक्ट ऑफ गेटिंग लैंड, पावर, वेल्थ एट्सेट्रा। ठीक है, तो उन्होंने एशिया एंड अफ्रीका की कॉलोनीज़ की वेल्थ, पावर, लैंड वहाँ का उन्होंने अपने अंडर कर लिया था ताकि वो एक्सपोर्ट कर सकें। इंडस्ट्रियलाइजेशन रिजल्टेड इन ट्रेड एंड कॉमर्स ऑन अ लार्ज स्केल। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ट्रेड एंड कॉमर्स होने लगा बहुत बड़े स्केल पर, विच लेड टू राइज ऑफ न्यू टाउन्स एंड सिटीज़ इन यूरोप, जिसकी वजह से यूरोप में नए नए टाउन्स एंड सिटीज़ का ओरिजिनेशन होने लगा, यानी कि नए नए टाउन्स एंड सिटीज़ यूरोप में स्टैब्लिश होने लगे। द क्राउडिंग ऑफ पीपल इन टाउन्स क्रिएटेड प्रॉब्लम्स ऑफ हाउसिंग, राइज ऑफ स्लम्स, प्रॉब्लम्स ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। तो टाउन्स में लोग ज़्यादा रहने लगे, टाउन्स में भीड़ होने लगी, जिसकी वजह से लोगों को घर नहीं मिल रहे थे, लोग बस्ती बसाने लगे अपनी और वहाँ पर गंदगी से रहने लगे, तो हेल्थ एंड सैनिटेशन की प्रॉब्लम इंक्रीज़ हुई थी। इट लेड टू द राइज ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट हु वर द ऑनर्स ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने की वजह से नए नए इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट आने लगे, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि जो भी सामान बनता था उसके ऑनर होते थे, विच रिजल्टेड इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन अ फ्यू हैंड्स। तो इकोनॉमिक पावर ना वो कुछ ही हाथों में रहती थी। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ देखें, इट गेव राइज टू लैक्स ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फैक्ट्री वर्कर्स हु वर्क फॉर वेजेस। इसकी वजह से लाखों इंडस्ट्रियल और फैक्ट्री वर्कर्स जो है ना वो इंक्रीज़ होने लगे, जो काम करते थे सैलरी के लिए। ग्रेजुअली 2 क्लासेस इसमें इमर्ज हुई थी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से, एक कैपिटलिस्ट की और एक वर्कर्स की, विच लेड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स एंड सोशल इनइक्वालिटीज़। इसकी वजह से वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन किया जाने लगा और सोशली उन्हें इनइक्वली ट्रीट किया जाने लगा। अगला क्या इम्पैक्ट पड़ा, इन ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन लेड टू दी पासिंग ऑफ मैनी फैक्ट्री एक्ट्स इन इंग्लैंड फॉर सेफगार्डिंग द राइट्स ऑफ वर्कर्स। बहुत सारी कंडीशंस फैक्ट्री वर्कर्स के लिए ऐसी खड़ी हो गई जो उनके लिए सही नहीं थी, उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाने लगा, जिसकी वजह से इंग्लैंड में बहुत सारे फैक्ट्री एक्ट्स पास किए गए ताकि वर्कर्स के राइट्स को सेफगार्ड किया जा सके, उन्हें बचाया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। लास्ट इफेक्ट क्या पड़ा, ड्यूरिंग द अर्ली डिकेड्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के स्टार्टिंग के टाइम पर एक नई थ्योरी आई थी, लेस इज फेयर, यानी कि लेट अस अलोन। ये जो थ्योरी थी इससे मोमेंटम यानी बहुत इंक्रीज़ हुई है थ्योरी। एज पर दिस थ्योरी के अकॉर्डिंग द स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर इन द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द कंट्री। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कंट्री के जितने भी इकोनॉमिक अफेयर्स हैं उसमें स्टेट को इंटरफेयर नहीं करेगा, स्टेट को इंटरफेयरेंस नहीं करना चाहिए। दिस डॉक्ट्राइन बिगेन टू बी अपोज्ड इन लेटर डिकेड्स। बट ये जो इनकी थ्योरी थी ना, इसका भी आगे आने वाली सेंचुरीज़ में क्या होने लगा, अपोजिशन होने लगा, यानी कि लोग अगेंस्ट होने लगे इस चीज़ के। सो गाइज आज हम यहीं तक करेंगे, ये लास्ट टॉपिक हमारा रिमेनिंग है, वो हम नेक्स्ट थोड़ा लेंथी टॉपिक है तो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे इंपीरियलिज्म का। एंड नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके साथ ही हम एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर लेंगे, उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। प्लीज़ हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम आगे के चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।